लागत से बन करके तैयार होना, उसका शिलान्यास भी हमने ही किया था। उसका उद्घाटन हुआ, जारी में उस तहसील की शुरुआत हुई। सरबरी में 54 लाख की लागत से हमारा जो पैदल पुल जो है सड़क के ऊपर से बन करके तैयार हुआ, और उसके साथ साथ में कुल्लू का जो नया बस स्टैंड जो करीब 50 करोड़ की लागत से बन करके तैयार हुआ, उसके लिए भी मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। हमारा बहुत तकनीकी महाविद्यालय सेवबाग पॉलिटेक्निक कॉलेज जो हमारा 11.5 करोड़ की लागत से उसका शिलान्यास किया गया, ब्लॉक बी का, और उसी तरह से वहां पर 120 बिस्तर की क्षमता का एक छात्रावास का भी शिलान्यास किया, जो लगभग 10 करोड़ की लागत से बन करके तैयार होगा। आज के इस कार्यक्रम के लिए मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है कि एक नई चीज इसमें जोड़ी, जो भारत सरकार और प्रदेश सरकार दोनों के सहयोग से, और विशेष तौर से जहां हमारे बहुत सारे जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है, उनको जो अपना जो आर्ट के माध्यम से अपने जिन चीजों का वो बना करके उन्हें तैयार किया, उसके लिए भी उनको एक बहुत अच्छी एक अपॉर्चुनिटी मिली, अवसर मिला उसकी अपने प्रोडक्ट को मार्केट करने की, उसकी मार्केट के साथ साथ उसकी बिक्री करने की। और इस प्रकार का ये आयोजन यहां पर कुल्लू में पहली बार हुआ, और इस नए कॉन्सेप्ट के साथ इस शुरुआत को मैं बधाई देता हूं, जो जिला प्रशासन ने की, आप सब लोगों ने की है। लेकिन ये बात ठीक है कि कार्निवाल के नाम से मनाली का विंटर कार्निवाल तो होता है, लेकिन कुल्लू में इसके नाम के लिए और कुछ नाम सोचना चाहिए जो अपनी संस्कृति के करीब हो, अपनी पहचान के करीब हो। वो नाम क्या दिया जा सकता है, उस पर विचार करें। लेकिन फिर भी उसके बावजूद जो प्रयत्न किया गया, जो प्रयास किया है यहां पर, उसके लिए मैं बधाई देता हूं। और मुझे उम्मीद है कि 10 दिन तक बताया गया कि इसका आयोजन ये चलता रहेगा, और 10 दिन तक इस कार्यक्रम को आप लोग चलाते रहेंगे। तो स्वाभाविक रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में, और ग्रामीण क्षेत्रों के अलावा मैं देखा गुजरात से आए हैं, महाराष्ट्र से आए हैं, जाकर के मध्य प्रदेश से आए हैं, और मध्य प्रदेश के अलावा वेस्ट बंगाल से भी आए। जो लोग जिन्होंने अपने कलाकृति का यहां पर प्रदर्शन भी, और प्रदर्शन के साथ साथ में उसकी मार्केटिंग करने के लिए भी यहां पर सोचा, इतना दूर से आकर के, ये बड़ी बात है। और मैं उम्मीद करता हूं कि ये सफल आयोजन होगा, इसमें आप सबका सहयोग होगा, इसमें सबका इन्वॉल्वमेंट रहेगा, और उसके कारण इस कार्यक्रम को हम आगे बहुत सफलतापूर्वक बेहतर ढंग से आने वाले समय में आयोजित करने की स्थिति में होगी। मुझसे पहले यहां सारी बातों को लेकर के विस्तार से बातचीत हुई है। कोविड के कारण हमारे सामने ऐसी परिस्थितियां रही पिछले 2 वर्ष से ज्यादा से, जो बहुत सारी चीजें हमने सोची थी, उन चीजों को हम सोचने के अलावा जमीनी स्तर पर इनको करने की हम मंशा रखते थे, भावना रखते थे, उसमें करने की स्थिति में कई बार नहीं हो पाई। और ये संकट समाज और हम सब के लिए बराबर एक तरह का था। जहां आप परेशानी के दौर में से गुजर रहे थे, वहां हम सब लोग भी परेशानी के दौर में से गुजर रहे थे।
लेकिन मैं आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं जरूर कहना चाहूंगा कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने जिस तरह से कोविड के मैनेजमेंट के लिए भारत में जो काम किया, प्रयत्न किए, उसको कभी हम भूल नहीं सकते। अगर भारत में सभी को वैक्सीन 100%, यहां पर हिमाचल प्रदेश में तो 100% हो गई, फर्स्ट डोज में, सेकंड डोज में, और उसमें आप सबका सहयोग मिला। अगर आज हम इस प्रकार की ये सोशल गैदरिंग करने की स्थिति में हो पाए तो उसकी वजह यह है कि हम 100% वैक्सीन हैं। और वैक्सीन के इस कार्यक्रम में मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है कि जब पूरे देश भर में प्रधानमंत्री जी ने आग्रह किया कि वैक्सीन लगाओ, तो हमारे हिमाचल प्रदेश में हम इस दौर को जब आगे वैक्सीन के इस प्रोसेस को आगे बढ़ाने लगे, हमने कभी कल्पना नहीं की थी कि हम पूरे देश भर में पहले स्थान पर आएंगे। लेकिन हमने ये कोशिश जरूर की कि हम जल्दी से जल्दी इस अभियान को पूरा कर सके, और पूरा इसलिए कर सके क्योंकि अगर आदमी की जिंदगी को बचाना है तो ये वैक्सीन जरूरी है। और इसलिए वैक्सीन हर आदमी को लगनी चाहिए ताकि हर आदमी की जिंदगी को हम बचा सकें। और आखिरकार आप सबका सहयोग मिला और उसमें परिणाम ये हुआ कि हम पहली डोज में भी पूरे देश में पहले स्थान पर आए, और दूसरी डोज में भी पूरे देश भर में पहले स्थान पर आए, और 15 से 18 साल की जो तीसरी डोज है उसमें भी पूरे देश भर में पहले ही स्थान पर आए। और इसलिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इस बात का भी जिक्र किया कि हिमाचल ने कोविड मैनेजमेंट को लेकर के बहुत बेहतरीन काम किया है। काम कठिन था लेकिन उसके बावजूद भी ये हुआ। दशहरे के वक्त हम बहुत संकोच से सोच रहे थे कि छूट दी जाए, कितनी दी जाए नहीं दी जाए, लेकिन आखिरकार हमने सोचा कि आखिरकार ऐसी परिस्थिति में कब तक रुके रहेंगे। हमारा मिलना जुलना बंद हो गया, त्योहार बंद हो गया, संस्कृति के हमारे जो जरिया होता था मेल जोल का, आपस में भाईचारे का, वो सारी चीजें एक जगह ठहर गई। इसलिए हमने कहा दशहरा तो मनाएंगे, और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि आपकी बात के दशहरे को आप लोगों ने बिल्कुल नियमित रूप से जिस प्रकार से आप आयोजन करते थे उसी प्रकार से आपने मनाया। और मैं ये भी देख रहा था 257 देवी देवताओं ने आपकी बात दशहरे के इस मेले में जो है हिस्सा लिया। ये हमारे लिए प्रसन्नता की बात है कि हमारी जो संस्कृति इस दशहरे की, इसकी जो पुरानी परंपरा है, परंपरा को कायम रखने में सफल हुई। और इसलिए हमने उस वक्त ये भी कहा था कि नजराना, बिजंतरी का भत्ता, दूरी भत्ता, इसमें भी हम थोड़ा इंक्रीज करेंगे, बढ़ोतरी करेंगे, और हमने की भी वो। और आज मुझे इस बात उपस्थित हैं, आपको बताया, धर्मेश्वर सिंह जी बता रहे थे, कुछ बहनें भी कारदार की श्रेणी में आ गई, 5 हैं, तो मैं उनको भी बधाई देता हूं। तो नजराना की राशि लगभग 54,74,559 रुपए जो है वो आज हम यहाँ पर देंगे, और 2,000 रुपए उसका भी देंगे, और कुल राशि लगभग ये 91,27,609 रुपए जो है हम इस दशहरे के उत्सव जो आज इसका आयोजन आप सब लोगों ने किया उसमें आज वितरित करेंगे। और खास तौर से इस बात के लिए सब साथियों ने आग्रह किया कि आप थोड़े वक्त का समय निकालिए। हम कारदार संघ की ओर से भी सब लोग चाहेंगे कि अगर आपका आना हो जाए, आपकी उपस्थिति में ये सारा काम हो तो हमें अच्छा लगेगा। हमने कहा जरूर आएंगे, क्योंकि हम तो खुद भी इसी संस्कृति से हैं, इसी संस्कृति से जुड़े हुए देवी देवताओं के साथ हम भी 5-5 दिन के लिए, 7-7 दिन के लिए घर छोड़ करके देवता की उस सेवा को करना, उस कार्य को करना, जिम्मेवारी के साथ करना, इस प्रकार की भूमिका हम बचपन में जब तक हम घर में होते थे उसको निभाते थे। और देव संस्कृति के प्रति हमारी बहुत अगाध श्रद्धा है, जिसको मैं कह सकता हूं। वो इसलिए है कि हम देवभूमि हिमाचल प्रदेश में पैदा हुए हैं, और देवी देवताओं के प्रति हमारा
हमारा जो श्रद्धा का भाव, उनके प्रति सम्मान का भाव, आदर का भाव किसी भी प्रकार से कम नहीं होना चाहिए। ये बहुत आवश्यक है। आज की परिस्थिति में कई बार मैं देखता हूं, कई बार मुझे पीड़ा भी होती है इस बात को देख के। देवताओं के रथ बनाने के लिए तो बहुत होड़ भी लगी। एक गांव में हो ऊपर वाला देवता उसी नाम का अलग लोगों ने अलग से बना दिया, नीचे वाले गांव ने अलग से बना दिया। हमें उसमें भी कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन देवता ज्यादा बनाने से आपकी श्रद्धा ज्यादा बढ़ रही है कि कम हो रही है, ये देखने वाली बात है। उस संस्कृति के प्रति, उस देवता के प्रति आपका जो सम्मान का भाव, मान्यता का भाव जो है वो मजबूत हो रहा है या कमजोर हो रहा है। कई बार हम देखते हैं बाजार में से सड़कों पर चल रहे होते हैं, देवता का रथ बना दिया है, लेकिन आदमी चार, दो आदमी उठा रहे हैं, दो आदमी बाजा बजा करके ले जा रहे हैं। वो मुझे लगता है कि वो उसके प्रति या तो वो श्रद्धा भी कमी आ गई है, या फिर हमने गलत भाव के साथ देवते का रथ तो बना दिया, लेकिन उसको अपने किसी और व्यक्तिगत इसके साथ जो है वो बना करके तैयार किया है ताकि हम उसका लाभ ले सके। वो मुझे लगता है उचित नहीं है। इसलिए इन चीजों पर सोचने की आवश्यकता है। विस्तार होना एक विषय है, लेकिन आस्था का केंद्र कहीं सभी जगह नहीं हो सकता है। जो जहां है उस आस्था के केंद्र को मजबूत कैसे करें, ये मुझे लगता है कि हम सब लोगों के लिए, जितने भी यहां पर कारगर संघ के प्रतिनिधि यहां पर बैठे हैं, ये हमारे लिए, सबके लिए सोचने का विषय है। अब हम जाते हैं दूसरे मंदिरों में जाते हैं, बड़े बड़े मंदिर है, तिरुपति में जाते हैं। तिरुपति एक बहुत बड़ी श्रद्धा का वो स्थान है, और उसी तरह के भगवान विष्णु के और जगह भी मंदिर बना दिए। तिरुपति देवस्थान की ओर से ही बना दिए, दूसरे प्रदेशों में बना दिए, लेकिन फिर भी उसके बावजूद श्रद्धा का भाव जहां मूल है, जहां असली स्थान है, उसके ही प्रति है। बाकी स्थानों पर भी है आस्था का केंद्र, वो भी बनता है, लेकिन उसके बावजूद असल में जहां स्थान मूल स्थान है वहां पर उसकी आस्था का विषय रहता है। इसलिए जो मूल स्थान है हमारे, उनको मजबूत करना, ये मुझे लगता है ज्यादा महत्व का विषय है। उस पर सोचना चाहिए, कैसे सोच सकते हैं। और दूसरी बात, खासतौर से मैं हमेशा इस बात को कहने की कोशिश करता हूं, मंडी की शिवरात्रि के इसमें भी हमारे जब कारदार संघ के प्रतिनिधियों से जब मिलना हुआ तो हम उनसे कहने लगे, ये तो कार्य है ही, देव संस्कृति का कार्य, ये अपना कार्य है, ये हमको नियमित रूप से व्यवस्थित ढंग से करना चाहिए और पूरी शुद्ध आत्मा के साथ करना चाहिए। लेकिन इसके अतिरिक्त हम समाज के लिए कुछ चीजों को, और चीजों को कर सकते हैं क्या? हम समाज के लिए जो सामाजिक दायित्व है उनके निर्वहन के लिए हम क्या भूमिका निभा सकते हैं? उन सारी चीजों पर भी हमको सोचना चाहिए। आज नशा एक बहुत बड़ी ऐसी एक हमारे लिए चिंता का विषय बन चुका है, पूरे समाज के लिए, आने वाली जनरेशन के लिए। क्या हम देव समाज के लोग जो है, जो उसका प्रतिनिधित्व करते हैं, और मुझे मालूम है कि देव समाज के लोग जो है अपने अपने क्षेत्र में, अपने अपने इलाके में, अपने गांव में, अपने क्षेत्र में अगर किसी बात को कहते हैं तो लोग सुनते हैं, सुनते ही नहीं, लोग मानते हैं। क्या उसमें अपनी भूमिका हो सकती है क्या कि देवता की ओर से हम सब लोगों को यह तय करना चाहिए कि हमारे इस गांव में जो है इस प्रकार से नशे का सेवन करने के लिए हम योजना बनाए, नशे को खत्म नहीं कर सकते, कम से कम तो कर सकते हैं, ताकि आने वाली पीढ़ी को बर्बाद होने से बचा।
आज हमारा पड़ोस पंजाब है, हालत क्या है आपको आप कल्पना नहीं कर सकते। और उसी बात को देख करके हम हिमाचल प्रदेश में भी चिंतित हैं। हमारी नई पीढ़ी कई जगह कई परिस्थितियों ऐसी परिस्थितियों के दौर में से गुजर रही जो चिंता का विषय हमारे। ऐसे में हम क्या कर सकते हैं? क्या हम सामूहिक रूप से बैठ करके कोई निर्णय कर सकते हैं, कोई नियम बना सकते हैं? कुछ देवताओं के सम्मान में भी होगा। मुझे लगता है वो देवता कोई भी नशा करने के लिए नहीं बोलता है, तो देवता नहीं बोलता है। लेकिन कई बार बहुत खराब लगता है कि देवते का प्रमुख आदमी ही पड़ा होता है, उसको उठाना पड़ता है, वो चिंता का विषय होता है। इन चीजों से कैसे निकलना पड़ेगा बाहर। मैं सुझाव दे रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप करो ही करो, लेकिन इस दिशा में आगे बढ़ सकते हैं क्या? अगर हम देवभूमि की बात करते हैं, देव समाज की बात करते हैं, देव संस्कृति की अगर बात करते हैं, तो स्वच्छता का विषय है। स्वच्छता के विषय को लेकर के हम कुछ नियम बनाए। हम ऐसा तो कर लेते हैं, हम देवता के मंदिर के पास हम बोलते कि भाई तू भी पार नहीं जाना, भाई तू नहाया है कि नहीं नहाया है, पता नहीं क्या ऐसी बातें होती है हमारे। कई जगह बहुत सख्ती भी होती है, बहुत सख्ती होती है। पुजारी ही जाएगा अंदर, पुजारी के सिवाय दूसरा कोई आदमी अंदर नहीं जाएगा, बात अच्छी है। उसके पीछे भाव क्या है? उसके पीछे संदेश तो स्वच्छता का है। क्या हम ऐसी परिस्थिति में उस संदेश को समाज के बीच में दूसरे ढंग से ला सकते हैं क्या? कि हमें मंदिर भी स्वच्छ चाहिए, मंदिर का संचालन करने वाला जो हकदार है वो भी स्वच्छ चाहिए, हमें मंदिर के पड़ोस में रहने वाला भी स्वच्छ चाहिए, समाज भी स्वच्छ चाहिए, परिवार भी स्वच्छ चाहिए। ये स्वच्छता का दायित्व तो हमारे जिम्मे है। हम सब लोगों को अगर एक अच्छे वातावरण में, अच्छे समाज में रहना है तो उसके लिए स्वच्छता के तो जो चीजें जो करने की जो की जा सकती है, अपने गांव में, अपने मंदिर के परिसर में। आप देखिए, मैं छोटी छोटी बातें बताता हूं आपको। कुछ चीजें हमको सीखनी पड़ेगी। सेवा का भाव किस प्रकार से, कुछ अपने ही जिन धर्मों के प्रति हमारी भी आस्था है। अब राधा स्वामी के वहां पर किसी कैंपस में जाकर के देखिए, जाइए आप, एक दिन का भी अगर नीचे कचरे का पड़ा होगा तो उसको भी उठा करके जहां कूड़ादान रखा गया है, जहां उसका डिस्पोजल करना है, वहां उसको करना है। लोग तो वहां पर भी हजारों और लाखों की संख्या में आते हैं, लेकिन उनको ये सिखाया गया, उन्होंने इस बात को स्वीकार किया, इस बात को स्वीकार करने के बाद ग्रहण किया, ये हमारा दायित्व है। अगर नीचे कोई भी कचरे का कण, कोई कचरा कहीं भी अगर दिखाई देता है, हमें उसको देखना ही नहीं है, हमको उसको उठा करके बाहर रखना है, जहां पर उसका स्थान बना है। आप गुरुद्वारे में जाते, गुरुद्वारे में किसी को तरह वहां पर भी जाकर के अब स्वच्छता के प्रति कितनी जागरूकता है। इसलिए कई बार मेरा मन बहुत दुखी होता है जब मैं मंदिर में जाता हूं, बहुत श्रद्धा के साथ जाता हूं, और जब वहां पर मैं देखता हूं जो बहुत आसानी से स्वच्छ किया जा सकता है, साफ सुथरा रखा जा सकता है, जहां लाखों लोग, हजारों लोग आते हैं साल महीनों में, लेकिन उसके बावजूद भी वहां हम एक अलग तरह के इसके साथ वहां पर काम कर रहे हैं। स्वच्छता की ओर हमारा ध्यान नहीं है। जहां स्वच्छता नहीं है वहां देव कैसे निवास करेगा? जो आदमी को बुरा लग रहा है देखने में, देवता को कैसा लग रहा होगा? ये चीजों को लेकर के मुझे लगता है कि कुछ हमको भी करना चाहिए।
सब सरकार करे, सरकार का ही जिम्मा, सरकार करे बात ठीक है, लेकिन हम ना करें, ये सरकार करे, वो मुझे लगता है ऐसी चीजों में हम क्या किस तरह से कर सकते हैं कानून बातों को लेकर के मुझे लगता है कि सोचना चाहिए। हो सकता है पता नहीं मैं कि भाई थोड़ी गलती बोल रहा हूं, पता नहीं यहाँ पर मैं आप लोग बोल रहे हैं कि ये नेता भाषण गाते हैं, मैं आपको सुझाव दे रहा हूं ये किया जा सकता है मुझे लगता है, क्योंकि देव अगर है तो वो समाज के लिए है, देव आस्था अगर है तो हमारी उस देव आस्था का जो है वो सम्मान निश्चित रूप से इस प्रकार से होना चाहिए। और मुझे लगता है कि निश्चित रूप से इस आस्था के साथ जब हम काम करेंगे, इस सेवा के भाव के साथ हम काम करेंगे, उसमें निश्चित रूप से दे सकते हैं क्या सेवा का कार्य कोई भी हो सकता है, आदमी की सेवा हो सकती है, जानवर की सेवा हो सकती है, किसी भी प्रकार की सेवा हो सकती है। जंगलों से उठा करके गौ सदन में गौ सेंचुरी में रखी हैं, क्योंकि मैं खुद भी गांव का रहने वाला हूं, हम खुद गाय पालते हैं। गाय तब तक के लिए हमारी है जब तक दूध देती है, उसके बाद वो सरकारी है, ऐसा भाव गलत है। ये सोचने का विषय होना चाहिए। हिमाचल के इतिहास में सबसे ज्यादा कार्य अगर गौवंश के लिए अगर हुआ है वो 4 वर्ष में हुआ है। 20,000 गाय जो है हिमाचल प्रदेश के गौ सदन में, लगभग 15,000 गाय अभी तक और बचती है। हमने तय किया है सितंबर अक्टूबर तक जो है, नवंबर तक तो हम कोशिश करेंगे सभी गाय जितनी भी चौक पर हैं जो है कल उनको हम जो है या तो लोगों के घरों में लोग घर में रखे उनको, या गौ सदन में या गौ सेंचुरी में। ये इसलिए मैं इन बातों को मैं जिक्र कर रहा हूं, ये पुण्य के कार्य है, इस पर हमको सोचना चाहिए। क्या हमारे नजदीक का कोई गौसदन है, वहां पर हम कोई योगदान दे सकते हैं? देवता की आय से हमारी कोशिश होती है, हम मंदिर का निर्माण करते हैं, हम सराय का निर्माण करते हैं, देवता का अच्छा रथ बनाने के लिए काम करते हैं, वो सारी चीजें तो ठीक है, वो होनी चाहिए। लेकिन जब कुछ एक देवता ऐसे भी है जिनके पास ये सारी चीजें हो गई, रथ भी बढ़ गया है, देवता का सराय भी बढ़ गई है, मंदिर भी बढ़ गई है, अगर उसके अलावा अगर कहीं आय होती है तो उस आय के माध्यम से हम मदद करें सेवा के कार्य। हालांकि वो स्थिति रही नहीं, आज की तारीख में मैं देखता हूं बहुत ज्यादा नहीं रही है, ना इस पर सोचते हैं हम, और ना ही ऐसी स्थिति रह पाई है। हमारे मंदिरों की व्यवस्थाएं इतनी हमारी अस्त व्यस्त है, अब बुरा मत माने, अस्त व्यस्त है, जिसके कारण से मंदिरों का संचालन करना ही कठिन हो पाया कि हो गया है हम लोगों को, क्योंकि आय का जरिया ही वहां पर नहीं हो पाया। मंदिर ज्यादा हो ये भक्तों का विषय नहीं, मंदिर जो हो उसके प्रति आस्था हो, देवता ज्यादा हो ये भक्तों का विषय नहीं है, देवता जो हो उसके प्रति श्रद्धा का भाव हो, आस्था का भाव, ये आवश्यक है। इसलिए मुझे लगता है कि इन चीजों पर आपको सोचना चाहिए, और मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे आदर्श संघ के यहां पर प्रधान जी हैं, इन चीजों पर आप सोचो क्या कर सकते हैं। ये काम समाज का है, ये काम अपना है, और ये काम अपने का मतलब जब समाज का काम बोलते हैं, अपना काम बोलते हैं, तो ये समझ लीजिए ये देवता का ही काम है। इस भाव के साथ इस काम को करने के लिए हमको आगे बढ़ना चाहिए। मुझे इस बात की खुशी है कि इस कोविड के दौर में आप लोगों ने अच्छा काम किया है, जागरूकता की दृष्टि से लोगों के बीच में जागरूक करने के लिए देवताओं के कार्यक्रम। आपको लगा कि सोशल गैदरिंग पर रिस्ट्रिक्शन लगा दिया सरकार ने, आना जाना बंद हो गया, सारी चीजों को लेकर कठिनाई हुई, लेकिन उसके बावजूद आय में भी उसका प्रभाव पड़ा, कमी हुई, लेकिन फिर भी उसके बावजूद आप लोगों ने कहा कि जीवन रहेगा, जिंदगी रहेगी, तो ही ये दुनिया है, तभी ये सारी बातें हैं। तो इसलिए आप लोगों ने उसमें सहयोग किया, आपका धन्यवाद करता हूँ। आप लोगों ने गरीब लोगों में मदद भी की, कई जगह आप लोगों ने देवता के माध्यम से गांव में
अलग अलग चीजों को लेकर के जो सहयोग दिया उसके लिए भी मैं आप सबको धन्यवाद करता हूं। लेकिन इन चीजों को लेकर के मुझे लगता है कि सोचते अभी जहां तक हम देवताओं की जो वर्तमान स्थिति है, उनके स्थानों की अगर वर्तमान स्थिति को अगर हम देख रहे हैं तो स्वाभाविक रूप से वो हमारे लिए चिंता का विषय है। बहुत सारे देवता ऐसे हैं जो देवता सरकारी भूमि पर मंदिर बना करके हम बैठ गए, फिर बहुत बड़ी कठिनाइयां आ रही हैं। हालांकि पीछे हमारी सरकार से पहला एक क्रम चल पड़ा हुआ था, जहां सरकारी भूमि पर मंदिर का निर्माण हुआ, उन मंदिरों की सूची बना करके उनको वहां से हटाने की बातें चल रही थी। हमने सरकार आने के बाद हमने कहा मंदिर कहीं भी अगर बन गया है तो उसे तोड़ने की इजाजत नहीं है। ये हमारी श्रद्धा से जुड़ा हुआ है। ठीक है, उस सिलसिले में मामला कहीं अगर दर्ज हुआ है, सारी चीजों को लेकर के वो सारी प्रक्रिया कानून के तहत देखेंगे उसको कैसे कर सकते हैं, लेकिन मंदिर तोड़ने का काम क्यों कर देना, ये हमारा सरकार, मैंने कहा सरकार का काम नहीं है। दूसरी बात, ये भी बात सत्य है कि कुछ एक मंदिर है जिनके अपने जो है रूटीन की चीजों को संचालन करना वो कठिन काम है। और कायदा संघ की ओर से जो यहाँ पर जो बातें यहाँ पर बताई गई, मैं सुन रहा था उन सारी बातों को, तो ये स्थिति है हमारे सामने। उसमें मैं डिटेल में बातचीत करूं, डिटेल में मैं बताऊं उसके बारे में, वो संभव नहीं है। मुझे लगता है कि चर्चा के माध्यम से हम आने वाले समय में उसका रास्ता क्या निकाल सकते हैं। और यहाँ डिप्टी कमिश्नर कुल्लू कह रहे थे कुछ जगह हमने कुछ बातें की भी हैं, कोशिशें की हैं, कुछ प्रयास किए हैं ऐसे, और जिसमें हम आगे बढ़कर के भी कोशिश करेंगे जो हमारे जो विकास के कार्य है, विकास के कार्य के लिए जहां जो चीजें जिस तरह से हमको सहयोग देने के लिए आवश्यकता पड़ेगी उसको निश्चित रूप से देंगे। गैर भागीदार का आपने उनकी संख्या बहुत क्या सैकड़ों क्या हजारों में हो उनकी संख्या, वो भी हमारे लिए जिसका मेश्वर सिंह जी यहाँ पर पूरा डेलीगेशन कर रहे थे, पूरा उसकी एक्सप्लेनेशन उसकी दे रहे थे। तो मैं उन सारी चीजों को लेकर के मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि हम उसमें ऐसा करें कि एक बार जो कायदा संघ के जो प्रतिनिधि हमारे हैं, सबका संभव नहीं है, आपकी टीम जो है, कमेटी जो है, वो कमेटी आके और भाषा संस्कृति विभाग गोविंद ठाकुर जी के पास है, और हम एक बार इस सारे विषय को लेकर के विस्तार से चर्चा किया जा सकता है। हम चीजें बहुत सारी बोलते हैं, उसका लाभ नहीं है। हम चीजें वो बोले जो कर सकते हैं, जो व्यवहारिक रूप से हमारे लिए संभव है टेक्निकली, उसमें से कुछ चीजों को निकालने की हम कोशिश करेंगे। और उसके लिए मैं गोविंद जी से कहूंगा कि आप एक बार सुनिश्चित करें, एक दिन निर्धारित करें, 2-3 घंटे के लिए हम बैठ लेंगे। शिमला में बैठना होगा शिमला में बैठ लेंगे, और जगह बैठना होगा और जगह, तो पूरे प्रदेश के कुछ प्रतिनिधियों के साथ ऐसे क्या क्या चीजें की जा सकती है उसमें, ताकि हमारे देश समाज को भी वो राहत मिले और देवताओं के प्रति भी जो है हमारा दायित्व बनता है, जो टेक्निकल इश्यूज उसमें आ रहे हैं उनका समाधान हो सके। जितना ही कहना चाहता हूं, बाकी बातें होती रहती हैं। चौथा बजट हमने, 5वां बजट हमने प्रस्तुत किया अभी, और कोशिश की है कि समाज के हर वर्ग तक पहुंचने की कोशिश की है। हम इस बात से सहमत हैं कि अगर कोविड का ये दौर नहीं होता तो हमारे आम लोगों तक पहुंचने के लिए, गरीब लोगों तक पहुंचने के लिए शायद इससे भी बेहतरीन कोशिश होगी। लगभग 2.5 वर्ष का कार्यकाल हमारा ऐसा बीता है, आधा वक्त जिसमें ये कोविड का दौर रहा है। ये परेशानी एक अलग तरह की थी।
हम उसका जिक्र कर सकते हैं, लेकिन कोई हम पर सहानुभूति करेगा वैसा नहीं होगा। लेकिन फिर भी मैं इस बात को कह सकता हूं कि हर विधानसभा क्षेत्र में विकास को गति दी है। अभी मैं पिछले कल तो शिमला था, उससे पहले मैं नालागढ़ विधानसभा क्षेत्र में, बद्दी विधानसभा क्षेत्र में था। 100 करोड़ के प्रोजेक्ट वहां पर किए, और उससे पहले मैं दोपहर से पहले कार्यक्रम हमीरपुर में था, 165 करोड़ रुपए के वहां पर उद्घाटन शिलान्यास किए। उससे एक दिन पहले मैं बड़सर विधानसभा क्षेत्र में था, 265 करोड़ रुपए के उद्घाटन और शिलान्यास के कार्यक्रम वहां पर हुए। जब 200-300 करोड़ रुपए के उद्घाटन और शिलान्यास अगर हो रहे, तो स्वाभाविक रूप से इस बात को हमको स्वीकार करना होगा कि जमीनी स्तर पर काम हो सकता है। प्रचार में प्रसार में पीछे रहे होंगे, लेकिन उसके बावजूद हिमाचल प्रदेश में हमने काम करने की कोशिश की है, इतने बड़े संकट होने के बावजूद भी। और मुझसे पहले जो मुख्यमंत्री रहे, ये बात उनका भाग्य है कि उनको एक सामान्य परिस्थिति में काम करने का मौका मिला। ना उनके सामने इस प्रकार का आर्थिक संकट था, ना उनके सामने इस प्रकार का कोविड का संकट था, ना उनका वक्त जाया हुआ काम करने का, क्योंकि कोविड था ही नहीं। और हमारे सामने तो ये परिस्थिति होती थी, जब हम काम करने के लिए मन में कई बार बहुत दुखी होता था, मन बहुत पीड़ा के दौर में से गुजरता, जब मुझे लगता था कि हमको काम करने के लिए लोगों ने भेजा है, हम काम करने के लिए निकल नहीं पा रहे। जब निकलते थे तो अखबार बड़े खबर छाप देते थे, नेता कोरोना फैलाने के लिए निकल गए, तो आखिरकार फिर रुकना पड़ता था। हम किसी के जीवन को संकट में न डालना, ऐसा एक अपना भाव रहता था, कोशिश रहती। लेकिन फिर भी जितना संभव हो सका वो हमने करने की कोशिश की। और मैं आपको इतना ही कहना चाहता हूं कि विधानसभा का सत्र चला हुआ था, और सत्र के दौरान शुरू के दौर में बहुत उछल कूद हो रही थी, और कुछ लोग यही, और कुछ नहीं मिलता था बोलने का कि बस आपका समय पूरा हुआ है, आप जाने वाले हैं। हम सुनते रहते थे, क्योंकि हम जब विपक्ष में होते थे हम लोग उनको यही बोलते थे, तुम्हारी विदाई की शहनाई बज गई है, ऐसा बोलते थे। और वो अपना धर्म निभा रहे थे। लेकिन इस बीच में 5 प्रदेशों के चुनाव हुए, चुनाव का परिणाम आया, 4 प्रदेश फिर से हमने जो जीते हुए तो फिर जीते। तो हमने विपक्ष के लोगों को बोला, जब जिस दिन रिजल्ट निकल रहा था, तो मैं विधानसभा के अंदर जब पहुंचा तो मैंने देखा सामने से नमस्ते नहीं हो रही, मैंने जरा जोर से नमस्ते की, भाई नमस्ते सबको, भाई नमस्कार भी। मैंने कहा कोई बात नहीं, इतने क्यों दुखी हो गए, क्योंकि वो सब जगह ये हार रहे थे। उनके मुख्यमंत्री 2-2 जगह से चुनाव लड़े, दोनों जगह से ही हार गए। जो सिद्धू साहब भाषा में क्या क्या बोलते थे, तो तीसरे स्थान पर रहे। अब तो शायद त्यागपत्र ही दे दिया हमने। इस चुनाव के बाद एक बहुत बड़ा संदेश, ये जरूरी नहीं है कि सरकार के बाद फिर सरकार नहीं बन सकती है, सरकार के बाद फिर सरकार बनती है। ये उत्तर प्रदेश ने दिखा दिया, ये उत्तराखंड ने बता दिया, मणिपुर ने बता दिया, गोवा ने बता दिया, और हिमाचल नहीं छोड़ने वाले भाई, किसी कीमत नहीं छोड़ने वाले, ये करके ही रहना। और कभी कभी ऐसा जिंदगी में एक अवसर आता है, ये सबके जीवन में नहीं आता है, कभी किसी के दौर में आता है, जब कुछ नई चीज की शुरुआत होती है। और मैं उम्मीद करता हूं कि ये दौर वो है जब नई चीज की शुरुआत होगी, और वो शुरुआत ये होगी कि भाजपा की सरकार 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा करने के बाद फिर भाजपा की सरकार हिमाचल में होगी। कई लोग उछल कूद करते हैं, बड़ा मुश्किल, अपना ही पार्टी के कई बार बोल देते थे, छिकेकर आप थोड़ा लड़ रही, कागज देते थे मुंह के सामने। हमारा कार्यकर्ता भी छोड़ता नहीं है, मुंह के सामने बोलते था। फिर मैं होगा तो थोड़े बहुत ठीक बोल के क्या बोल रहा ना, तो मैंने कहा एक तरफ से काम कर रहा तो धमकी दे रहा था। अपने कार्यकर्ता का भी मन में ये बात बैठ गई
कि 5 वर्ष के लिए ही सरकार बढ़ती है। ये सोचना गलत है भाई। सबके पहले तो यही ठीक करना पड़ेगा, मुझे लगता है। जो लोग बैठे हैं ना, यहाँ पे बैठे तो अभी बैठे हुए सारे, अपना दिमाग ठीक करना पड़ना। 5 साल के लिए नहीं, अब 15-20 साल के लिए कुछ तब जाके बोला रहा, इससे पहले नहीं हो सकता। हमारे एरिया में कोई फोन करते, सवेरे सवेरे फोन कर देता, उनको पता होता ना अभी सवेरे अभी ज्यादा काम नहीं होना था, फिर फोन क्या करना मोबाइल पर। अब कई बार मैं फोन नहीं सुन रहा था, खबर देख रहा हूँ तो कोई चीज देख रहा हूँ मोबाइल पर, और मैसेज कर देते हैं, फोन नहीं सुन रहे, ऑनलाइन है आप बोलते हैं। इतना टेक्निकल हो गया आदमी हमारा। और बात तो सच ही है उसकी, भाई ठीक है ना, वो उसकी कटिंग पड़ रहा था, उसके 6 बजे के, तो वो फोन कर रहा है, तो फोन सुनने के बजाय वो न्यूज पढ़ रहा था, या कुछ जरूरी हमको काम होता है, रात को मेल आती है, रात को हमको व्हाट्सएप आते हैं, ऑफिसर्स के आते हैं, कोई इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन आते हैं, वर्कर नहीं छोड़ता, साथी नहीं छोड़ता। पहले जमाने में होता तो मेश्वर सिंह जी ने अच्छा वक्त गुजारा, इनके जमाने में सैपा नहीं होता था, ऑनलाइन बड़ा नहीं, आज का नहीं सोचते। तो इसलिए सबसे बड़ी पहली बात तो ये है कि ठीक करना पड़ेगा भाई, जो ठीक नहीं है वो ठीक करना पड़ेगा, और हमको ही करना पड़ेगा, और शुरुआत अपने से ही करनी चाहिए, हमको मेरा ये मानना है। हमने अब इस बजट में कोशिशें की है, आंगनबाड़ी के पैसे बढ़ाए, 1700 रुपये आज तक कभी नहीं बढ़ा था उनका। आशा वर्कर से 1825 रुपये एक साथ बढ़ाए, कभी नहीं बढ़ा था। एक मजदूर की दिहाड़ी 50 रुपये बढ़ाई, और 50 रुपये बढ़ने के बाद उसको 1 महीने का 1500 रुपये का लाभ हुआ एक मजदूर को। बहुत सारी चीजें हमने की है। सिलाई अध्यापका का 900 रुपये बढ़ाया, अभी इसमें हमने वाटर कैरियर का 900 बढ़ाया, जल रक्षक का 900 बढ़ाया, पैराफिल्टर का 900 बढ़ाया, चौकीदार का 900 रुपये बढ़ाया, और पंचायत के चुने वो प्रतिनिधि के पैसे भी बढ़ाए, नगर परिषद वालों के भी बढ़ाए, नगर पंचायत वालों के भी बढ़ाए। काम करे दोरा बस बाकी चीजें। तो इसलिए बाकी चीजें क्यों बोलनी हमने। बिजली के बारे में यहां पर गोविंद जी ने कहा हम पावर सरप्लस स्टेट हैं। 11,000 मेगावाट जनरेशन हमारा हाइड्रो सेक्टर का हिमाचल प्रदेश का है। पूरे देश भर में सबसे ज्यादा अगर कॉन्ट्रीब्यूशन करता है तो हिमाचल करता है पावर सेक्टर हाइड्रो सेक्टर। हमने कहा गरीब आदमी के लिए हमारा क्या फायदा, पावर सरप्लस स्टेट होने के बावजूद हम गरीब आदमी की मदद नहीं कर सकते। आज से पहले कोई नहीं कर सकता। हमने कहा एक वर्ग ऐसा होता है जो 2 लट्टू जलाता है, 3 लट्टू जलाता है, ज्यादा से ज्यादा 4 लट्टू जलाता है, और उसकी बिजली कितनी खपत होती है हमने कहा डिपार्टमेंट को पता करके, उन्होंने कहा कि 50-60 यूनिट मैक्सिमम होती है। हमने तय किया कि जो 3-4 बल्ब जलाने वाले ऐसे गरीब परिवार के लोग, हम 60 यूनिट तक जीरो बिल देंगे, जीरो बिल, कोई बिल। यानी कि प्रावधान यह था कि 15 रुपए फिक्स आपका मीटर का आता था, 40 रुपए आपके सर्विस चार्जेस आते थे। आपका लट्टू जले या ना जले, लेकिन 55 रुपए महीने का किराया हर आदमी का आता था जिसने बिजली का कनेक्शन दिया, चाहे यूनिट उसका जीरो, लेकिन मीटर का देना पड़ता था 15 रुपए। हमने कहा मीटर का 15 रुपए का जिंदगी भर देते रहेंगे क्या, और सर्विस चार्जेस के 40 रुपए छूट देने चाहिए अगर उससे बिजली ही नहीं करती। हमने वो 40 रुपए भी माफ किए, 15 भी माफ किए, यानी कि 55 रुपए भी माफ किए, और बिजली के 60 यूनिट भी माफ किए, जीरो बिल। आपने ऐसे भी कोशिश करना, थोड़ी बिजली कम करेंगे, 60 यूनिट से कम बिजली खर्च करेंगे। इसलिए मेरा आप सबसे यही निवेदन है, एक ऐसा प्रयास किया, कोशिश की
और बहुत सारी योजना की हमने शुरुआत की। हमने पहले 70 साल से ऊपर पेंशन लगाई बुजुर्गों के लिए। हमने कहा आय सीमा में छूट देते हुए हम सबको पेंशन लगाएंगे। मुझे कोई बुजुर्ग बस लाइन में खड़ा नहीं लगना चाहिए, भीड़ में नहीं दिखना चाहिए, कागज का टुकड़ा लेकर के मुझे पेंशन लगा। हमने अधिकारी को कह दिया है कि 60 साल से ऊपर जितने भी बुजुर्ग हैं उनके घर में जाकर के पेंशन लगाने का प्रावधान करिए। कागज भरिए और जाकर के उनके पेंशन का प्रावधान करिए। पहले 70 साल किया, 60 साल किया। तो इसलिए बहुत सारी चीजों को लेकर के हमने काम करने की कोशिश की। गैस के चूल्हे हमने 3,25,000 गैस के चूल्हे दिए, हर घर में गैस का चूल्हा दिया। फिर कहा, कुछ लोगों ने कहा कि गैस महंगी हो गई, कौन लेगा? हमने कहा सिलेंडर भी दे देते हैं यार। हमने 2 सिलेंडर देने का निर्णय किया। जितना मदद कर सकते वो करने की कोशिश की है। लेकिन बात सच है कि इन बातों को लेकर के हमको लोगों के बीच में भी जाना होगा। कांग्रेस की सरकार में पिछले वीरभद्र सिंह की सरकार 5 वर्ष रही। मैंने कांग्रेस के विधायकों को विधानसभा के अंदर सामने बोला, सभी के सब बैठे थे। मैंने कहा अपनी सरकार के पूर्व में 5 साल के कार्यकाल की तुम एक स्कीम का जिक्र करो जो तुमने शुरू किया, जो चली है लोगों के बीच में, उस स्कीम को लोग जानते हैं। एक दूसरे का चेहरा देखने लगे, इधर उधर देखना। एक भी आदमी बोल नहीं पाया कि कोई स्कीम शुरू की। जब शुरू की ही नहीं तो बोलना क्या? उनकी स्कीम तो ये होती है जब चुनाव आते हैं तो स्कूल खोल दो, कॉलेज खोल दो, ये खोल दो, वो खोल दो, घोषणा कर दो और चले जाओ। ये होता है। हमने शुरुआत की, हमने जनमंच की शुरुआत की, लोगों की समस्या के समाधान करने के लिए घर गांव में सुविधा हो। हमने 1100 की शुरुआत की कि फोन लाइन पर ही कंप्लेंट दर्ज करके अपनी समस्या का समाधान करें। हमने गृहिणी सुविधा योजना की शुरुआत की। 3,25,000 गैस के कनेक्शन हमने दिए पूरे देश में। हिमाचल पहला प्रदेश बना जहां हर घर में गैस का चूल्हा पहुंचा। हमने गरीब आदमी के इलाज के लिए हिमकेयर की शुरुआत की और हिमकेयर के माध्यम से 2 लाख से 2.25 लाख लोगों का इलाज हमने मुफ्त में करके दिया जब से हमने इस योजना को शुरू किया। हमने सहारा योजना की शुरुआत की। ऐसे गरीब लोग जो बिस्तर पर पड़े हैं, लाइलाज बीमारी से ग्रसित हैं और उनके इलाज के लिए 300 रुपए उनके खाते में, हम 20,000 से ज्यादा गरीब ऐसे हैं जिनके खाते में 3,000 रुपए हर महीने कम जाते। हमने मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना शुरू की जिसमें आपके बजट में हमने एक बेटी के लिए, एक महिला के लिए 35% सब्सिडी का प्रावधान उसमें किया है। 1 लाख लेगी तो 35,000 रुपए जो है सब्सिडी सरकार देगी उसको अपना काम से शुरू करने। हमने उस बेटी के लिए मदद करने का काम किया। शगुन योजना की शुरुआत की। जब बेटी की शादी होगी, गरीब बेटी की, गरीब परिवार की बेटी की, तो 31,000 रुपए हम शगुन के रूप में उसके खाते में डालेंगे। हमने 60 यूनिट बिजली फ्री करने की हमने का ऐलान किया और 60 यूनिट से 125 यूनिट जो है, जो ₹1.55 मिलती थी, उसको सिर्फ ₹1 लेंगे और बाकी उसका 55 पैसे उसका माफ करेंगे। प्रति यूनिट के हिसाब से कितना बड़ा राहत हमने देने की कोशिश की। हम कितनी योजना बता सकते हैं अपने छोटे से 4 साल के कार्यकाल में। और कांग्रेस पिछले 5 साल के कार्यकाल में एक विधायक एक योजना का जिक्र करने की स्थिति मैंने विधानसभा के अंदर हो पाया, खड़ा होने की हिम्मत नहीं हो पाई। इस अंतर को समझने और समझाने की जरूरत है। अब हमारी मुश्किल है कि जयराम सीधा आदमी है, शरीफ आदमी है, पहाड़ी आदमी है, इतना ही बोलते हैं। कैसा आदमी जयराम बोलते तो ठीक है, वो तो सीधा आदमी है, सरल आदमी है, पहाड़ी आदमी है, पहाड़ी मान लो, आदमी मान लो, ऐसे बोलते कि मेरे को निपटा देते हैं। लेकिन विजन के साथ आप कल्पना करिए, हमारे काम करने के तरीके और उनके काम करने का तरीके में अंतर कितना है। 6 बार का मुख्यमंत्री एक योजना शुरू नहीं कर पाए 5 साल के कार्यकाल में, और हमने 4 साल के कार्यकाल में नई योजना, नए इनिशिएटिव कितने लिए। लेकिन बोलने की हमको फुर्सत नहीं होती है। चलो कई बार मैं बोल देता हूं, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। ठीक है, बहुत देर से बैठे हैं आप लोग, आपको घर भी जाना होगा।
अब मैं तो घर नहीं जा रहा हूँ, आप लोगों को जाना होगा, इसलिए अब छोड़ देता हूँ। महेश्वर सिंह जी ने कुछ बातें यहाँ पर कही है, मलाना गए थे हम, वो जिक्र मैंने कर दिया है, जो स्कूल वाला, उसके लिए मैंने कह दिया कि बहुत जल्दी जो हमारे, क्योंकि हमारे इन दिनों में कैबिनेट छोटे होते थे, क्योंकि हम फैशन और दूसरी चीजों की जो हमारी प्रायोरिटीज रहती थी, अब जो अनाउंसमेंट की है उनको हमारी प्रायोरिटी रही। हम डिपार्टमेंट को हमने कह दिया है डिपार्टमेंट वाइज, एक दिन एजुकेशन की आइटम लाएं, एक दिन हम हेल्थ की लाएं, एक दिन हम दूसरे डिपार्टमेंट की लाएं, तीसरे डिपार्टमेंट की, इस तरह से डिपार्टमेंट वाइज हम जो है वो क्लियर करते रहेंगे। जितनी भी अनाउंसमेंट जो अनाउंसमेंट की है उसको एक को पूरा करेंगे, ये मैं आपके बीच में कहना चाहता हूँ। मौलाना स्कूल के सीनियर सेकेंडरी स्कूल करने के अपग्रेडेशन का मैंने वो जिक्र किया हुआ है, और उसके बाद आपने मिडिल स्कूल पिपला आगे बुशौना, बड़ा भूल में बुशाना, तो इसको आप ये मिडिल स्कूल अकेडमी में, इसको हाई स्कूल करने की बात कही है, तो इसको हाई स्कूल कर देंगे, ये मैंने कहा है, इसको करेंगे। और उसके बाद एक अपग्रेडेशन ऑफ मिडिल स्कूल सरसारी, सरसारी, कौन क्या नाम है, जीपी सरदारी लिखा हुआ हमने, सरदारी चौंक पंचायत है, उसका मेरे को लगता है आप लिख करके दे दें, इसका तो ठीक तरह से इसमें जो अपग्रेडेशन जो लिखा आपने, तो इसको मिडिल स्कूल से हाई स्कूल करने की बात कही गई है, इसको हम करेंगे। और जो मौलाना का जो +2 के लिए हमने जिक्र किया है उसको हम करेंगे। एक आपने प्राइवेट स्कूल चौकी को कहा है मिडिल स्कूल करने के लिए, इसको मिडिल स्कूल कर देंगे। बाकी सारी चीजों को लेकर के तो ITI वाली प्रपोजल जो है आपने कहा वो भेजी है, अब वो आप बन करके आई, उसको मेरे पास आने दीजिए, उसके बाद उसके मुताबिक हम उसका निर्णय करेंगे। हमने कहा कि प्रपोजल आने दीजिए और इसको भी करेंगे। और एक आपने कहा जो एक एलोपैथिक डिस्पेंसरी जो मौलाना गांव में हम गए थे, तो उन्होंने कहा था कि हमको जो है वहां पर हेल्थ सब सेंटर दिया जाए, बजाय आयुर्वेदिक डिस्पेंसरी को शिफ्ट करने की शायद बात हुई थी बुनकर की। अच्छा, दूसरी इसके लिए, दूसरी पंचायत के लिए जो भी है उसको उस तरह से कर लेंगे। इसके अलावा बाकी जो एक दो सड़क के लिए जो हमने वहां पर अनाउंसमेंट की है, वो सड़क अनाउंसमेंट की है, तो उसके लिए मैं वो हमारे पास रिकॉर्डिंग है, उसको हम उस तरह से कर लेंगे ताकि वो शॉर्टकट में जल्दी से जल्दी, आपने कहा कि उसका पुल का काम लग पड़े। और मैं पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट से कहूंगा, तो हमने उस दिन बात कही है, अगर उसके आप एस्टिमेशन वगैरह सारा बन गया तो उसकी टेंडर की प्रोसेस आप शुरू करने की तैयारी करें, और मैं उसके लिए जो एआईडीएस वगैरह जो देनी होगी उसके लिए वो आप कर लेंगे, ताकि उसका काम आप शुरू कर सके और गर्मी के इस मौसम में उसका काम शुरू होने के बाद सर्दी से पहले पूरा कर सके। सड़क का काम थोड़ा सर्दी के मौसम में भी चल सकता है, तो ये मैं आपके बीच में कहना चाहता हूँ। और बाकी सारी चीजों को लेकर के तो बात जो पुल की बात कही है, वो मेरे लिए भी एक चिंता का विषय बना हुआ है। जो आपने कहा जो पुल, जिसके कारण दो पुल हैं आपके, एक भूलकर का पुल है और दूसरा जो भूतनाथ वाला, ये दोनों पुल जो है वो चिंता का विषय है। हमने टेकअप किया है इनको सारा, और इसका समाधान की दृष्टि से हम किसी न किसी निष्कर्ष पर पहुंच जाएंगे, मुझे पूरा भरोसा है। और ताकि आपकी समस्या का भी समाधान हो, ताकि फायर सब स्टेशन कहाँ, जरी में फायर सब स्टेशन की आपने कहा कि प्रपोजल इसकी आ गई है, प्रपोजल आ गई होगी तो इसको भी करेंगे। ये भी मैंने पहले कहा हुआ, इनको पूरा करेंगे। बाकी जहाँ पे टूर की बातें होंगी वो तब जब आना होगा तब करेंगे बातें, लेकिन फिर भी आज के इस कार्यक्रम में आप सबके बीच में अच्छा लगा। कई दिनों के बाद आना हुआ शुरू, और कई दिनों के बाद लंबी बात हुई, तो मैं जो बात आपके बीच में यहाँ पर कह गया हूँ उस पर आप निश्चित रूप से गौर करें। और इतना मैं जरूर कहना चाहता हूँ कि बाकी सब चीजें चलती रहेंगी, लेकिन हम देखते के आदमी हैं, मंदिर के चक्कर में हमारी 4 सरकारें गिरा दी थी, और इसलिए देव आस्था का सबसे पहला, अगर कोई उस तरह से मैं कह सकता हूँ, राजनीतिक दृष्टि से चीजों को जोड़ने की जरूरत नहीं,
लेकिन आस्था के करीब अगर कोई देव आस्था के बहुत करीब अगर है तो मैं इस बात को दावे के साथ कह सकता हूँ कि हमारे सिवा कोई दूसरा नहीं हो सकता है। और इसमें इन भावना के समान को मतलब आप समाहित करते हुए आप आने वाले समय में हम आपकी मदद जहां जिस रूप में कर सकते हैं वो करते रहेंगे। जब हमारा दौर आएगा जहां हमको आपकी मदद की जरूरत होगी वहां आप मदद करें, ऐसा मेरा आप सबसे निवेदन है। और निश्चित रूप से एक अच्छी शुरुआत आने वाले समय के लिए हो गई है कि सरकार के बाद फिर सरकार बनती है और वो हिमाचल प्रदेश में फिर हमें करना है। भाजपा की सरकार फिर सत्ता में आएगी। इतनी बात कहते हुए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।